हेलो फ्रेंड्स। तो यूपी टीईटी 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके भाग हिंदी को हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं यूपी टेट में उस पर हम खास फोकस करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जो आगे प्रोवाइड होंगी ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर कवि और उनकी रचनाएं दी गई हैं, 3 जोड़े सही हैं, एक सही नहीं है। वो कौन सा है? तो डी वाला जो है ये सही नहीं है। बाकी शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की। ये आपको याद रखने हैं। शब्द रसायन देव की रचना है और परिमल किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रचनाओं से एक दो क्वेश्चन तो 100% आने हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं यूपी टेट में, क्योंकि यूपी टेट में रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सी टेट में यहाँ से देखने को भी मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर उद्धव शतक किसका है? आखिर है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? अब यहाँ लेखक और उसकी कृति है ना, तो वोल्गा से गंगा ये राहुल सांकृत्यायन की है और सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद का है और दर्शन दिग्दर्शन ये रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है, किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की जो है दर्शन विवेचन की संबंधित पुस्तक है। और राहुल सांकृत्यायन रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। ठीक है तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो विराम चिन्ह की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुद्ध अशुद्ध में। ठीक, तो अशुद्ध पूछा गया है वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है, तो सही है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, ये भी सही। अब चलिए आगे हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है? हाँ, मेरा यही विचार है, मेरा यही विचार है। तो ये यहाँ पर गलत लग रहा है, क्योंकि देखिए डी भी सही होगा। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। अब सी क्यों गलत है? यहाँ पर देखिए वाक्य सी में हाँ के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगना चाहिए, इसी वजह से इसको गलत माना गया है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ की और प्रकृति का है? भिन्न अर्थ और प्रकृति, तो यहाँ पर देखिए अधुनातन जो है ये भिन्न है, बाकी सब सेम है। चिरंतन, शाश्वत और सनातन। ठीक है, तो इनके अर्थ जो हैं लगभग एक जैसे हैं। जो चिरंतन मतलब पहले से चला आ रहा है, सनातन मतलब पहले से जो चला आ रहा हो, है ना। ये शाश्वत जो पहले से ही होता आ रहा हो वैसे ही। तो ये अर्थ सेम लगते हैं और इसका अलग अर्थ होता है। क्या है इसका अर्थ? आज तक घटित काल, जबकि अन्य तीनों का अर्थ है लंबे समय से चले आ रहे। ठीक है, सतत कालखंड से है। फिर है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, तो इसका विलोम शब्द से क्वेश्चन जरूर बनता है यूपी टीईटी में। अर्वाचीन का यहाँ पर प्राचीन होगा। ठीक है, इसका विलोम। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है, हमें ई की मात्रा लगती। ठीक, यहाँ पर देखिए गृहिणी, बाकी सब शुद्ध हैं। जगत गुरु, विभीषण ये सब सही हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए नीचे शुद्ध करके दिया गया है। तो हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, देखिए यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन है वो भी हम साथ में आपको बताते चल रहे हैं। कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी जाएंगी। और कौन सा युग्म यहाँ पर गलत पूछा गया है? लुटिया डुबाना मतलब इसका सारा काम चौपट करना, ये सही होता है। और सब्ज बाग दिखलाना, तो हरा भरा करना ये नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? लालच देकर बहकाना। ठीक है, सब्ज बाग दिखाना का लालच, ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, ये हरा भरा नहीं होता। गरम मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, सही है। माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति। फिर है यहाँ पर पूछा गया है अलंकार पूछा गया है। मेरी भव बाधा हरो ना, राधा नागर सोई जा तन की झाई पर है, श्याम हरित दुति होय। उपयुक्त दोहा, ये दोहा है। और कौन सा अलंकार है यहाँ पर?
ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए दोनों अलंकार सही होते हैं, सी और डी, मतलब श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सही होंगे। क्यों? क्योंकि बिहारी का दोहा श्लेष और रूपक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। श्लेष, अब अलंकार से तो एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। अब श्लेष में क्या होता है भाई, एक शब्द जो होता है उसके एक से अधिक अर्थ जहाँ पर होते हैं ना, देखिए नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है। तो श्लेष अलंकार के अंतर्गत शब्द एक ही अर्थ होता है। ठीक है, मतलब एक शब्द होता है, उसके अर्थ क्या होते हैं, एक से अधिक, जैसे दो या दो से अधिक पक्षों पर वो लागू होता है, मतलब उसके पर्यायवाची शब्दों के रूप में भी वो प्रयुक्त हो जाते हैं। तो इसको आप देखेंगे। नेक्स्ट है गौशाला में कौन सा समास है। तो यहाँ पर गौशाला में समास पूछा गया है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही होगा। ठीक है, गायों के लिए शाला, मतलब जो रहने का घर होता है ना गायों के लिए, तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हो रहा है, तो विभक्ति का कहाँ, तत्पुरुष समास में लोप होता है, मतलब गायों के लिए शाला। फिलहाल ऑप्शन हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर 39 में। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है गायों के लिए स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा संप्रदान तत्पुरुष समास उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशभक्ति में कौन सा समास है, समास पूछा गया है। कौन सा समास है, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो देशभक्ति का विग्रह अगर करेंगे तो क्या होगा, देश की भक्ति होगा, और जहाँ पर विभक्तियों का लोप होने की बात आए तो वहाँ पर तत्पुरुष समास ही होता है। अब ये विभक्तियाँ आप अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो फिलहाल इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरी क्लास के लिए। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो जो प्रागैतिहासिक काल, देखिए जो लोग संस्कृत लेंगे ना इसमें यूपी टेट में, तो उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। हिंदी और संस्कृत में काफ़ी चीज़ें होती हैं सेम। ठीक है, लगभग आपको 5-6 अंक का तो एकदम सेम टू सेम मिलेगा। आपने संस्कृत में पढ़ा है तो उसका फ़ायदा हिंदी में मिलेगा, हिंदी में पढ़ा है तो संस्कृत में। तो प्रागैतिहासिक काल में उपसर्ग पूछा गया है तो प्राक। ठीक है, प्राक होता है उपसर्ग। नेक्स्ट है तुलसीदास किसकी कविता है। तो 2018 का यूपी टीईटी का जो ये पेपर था, इसमें रचनाओं से काफ़ी क्वेश्चन बने थे, 3 से 4 क्वेश्चन बने थे। फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं बनते हैं अदर्स ईयर के देखें, क्योंकि इस ईयर में लेकिन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो कभी कदार हो जाता है 3-4 क्वेश्चन रचनाओं से आ जाते हैं, कभी 1 ही 2 आता है। ठीक, तो इसको जो है ये सॉलिड पॉइंट होना चाहिए। और ये रचनाएं पूछी कहाँ से जाती हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपकी बुक्स होती हैं, जैसे जो सरकारी विद्यालयों में चलती हैं 6 to 10th क्लास की, ठीक है, हिंदी की जैसे बुक्स हैं, तो उसमें जो जिन कविता मतलब कवियों की बात करी जाती है उन्हीं से संबंधित, ठीक है, रचनाएं जो दी होती हैं ज़्यादातर वही पूछने के चांसेस होते हैं। तो पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हीं को ढूंढ के अगर याद कर लिया जाए तो काफ़ी बहुत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की तुलसीदास इनकी कविता है। ठीक है, और ये 1938 में लिखी गई थी। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद से तो 100% 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। संधि चाहे संस्कृत हो चाहे वो हिंदी हो, तो बहिष्कार में बहि प्लस कार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो सा आता है ये मूर्धन्य सा होता है। अब जो हिंदी वर्णमाला में अक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। वहाँ से भी 2 के आसपास क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, जो उनका उच्चारण स्थान। तो यहाँ कुछ रूल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ बहि प्लस कार ये हुआ। अब ये कई लोग समझ होंगे बहिस अकार है ना, ये ऐसा नहीं होगा। नियम क्या होता है, यदि विसर्ग संधि के पहले इकार या उकार आए, ठीक है, विसर्ग संधि जहाँ पर जैसे विसर्ग मतलब जानते हैं ना, तो अकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग चेंज किस में हुआ है, मूर्धन्य शा में चेंज हुआ है। ठीक है, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर क आया है, क ख और प फ इनके आने पर जो है अगर विसर्ग आया है तो सा में चेंज होगा। नेक्स्ट है वैदेही वनवास। चौथा क्वेश्चन है रचनाओं से पूछा गया है। वैदेही वनवास किसकी रचना है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट है
इसकी रचना कब हुई थी? 1941 में। तो फिलहाल ईयर नहीं पूछेंगे, ईयर इतनी जल्दी नहीं पूछे जाते हैं यूपी टेट में कि किस ईयर में इसकी जो है रचना मतलब ये लिखी गई या ऐसा कुछ है। बस ये पूछा जाता है डायरेक्टली किसकी रचना है, या सुमेलित करने के लिए कि कौन सा, जैसे पहला क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, इन दोनों लोगों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं रचनाएं, तो इनको भी आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। एक शब्द आता जरूर है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से। पुल्लिंग स्त्रीलिंग डायरेक्ट नहीं पहचाने जाते, जब बल्कि उनका प्रयोग करके पहचाना जाता है। वाक्य में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें आपका 1 नंबर 100% पक्का हो जाएगा कि किस तरीके से आपको पहचानना है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द जैसे पहिया क्या होता है? ये पहिया, पहिया अक्सर कहते हैं पहिया नाच रहा है या पहिया घूम रहा है ना। तो घूम रही तो होगा नहीं, तो इससे पकड़ में आ जाता है कौन सा पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के विकल्प को छांटना है। तो यहाँ पर गद्यांश इसका PDF आप इसको मिल जाएगा, उस पर आप पढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने में मैं अपना टाइम वेस्ट, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसको पॉज करके आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। संप्रेषण के बारे में टॉपिक दिया गया है, ठीक है। आत्मविश्वास मतलब संप्रेषण जो कम्युनिकेशन होता है, और इसको आपने B.Ed में ऑलरेडी पढ़ रखा है संप्रेषण कला के बारे में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं, है ना। या फिर यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो संप्रेषण कला क्या नहीं है, तो इसमें कई चीज़ें होती हैं जो अगर आपने, जैसे टॉपिक ही ऐसा है कि इसके बारे में पहले जानते हैं कई चीज़ें, तो इसको आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं। तो क्या नहीं है? आत्मविश्वास होता है, प्रभावशाली भाषा का यूज़ होता है, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, लेकिन इसमें कोई अलंकरण करने की चीज़ नहीं होती है। फिर है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो अभ्यास से होता है संप्रेषण कला का विकास। अब यहाँ पर पूछा गया संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजन के बारे में। श, त्र, ज्ञ 3 होते हैं लास्ट में संयुक्त व्यंजन, ठीक है, और एक श, 4 होते हैं, ठीक है। श, त्र, ज्ञ और श, ये 4 होते हैं। संयुक्त मतलब जो 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, ठीक, इसलिए इनको संयुक्त कहा जाता है। अब ये किन किन से मिलकर बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है संयुक्त व्यंजन। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ तो ए वाला नहीं है ऑप्शन, लेकिन पूछा जाता है इसमें ये कि छ जो है किन किन वर्णों से मिलकर बना है ना। यफ्त्रा जो है किन किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन में दिए तरीके कई सारे दिए होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है ना। ज्ञा किन से मिलकर बना है, जैसे ज्ञा है ये जा और य से मिलकर बना है, ठीक। तो इन किन चीज़ों से मिलकर बना है ये बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। फिर मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है? मृत्युंजय पद में कौन सा यहाँ पर समास पूछा जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ नहीं सही होगा। मृत्युंजय पद में कौन सा, फिलहाल यहाँ पर समास होना चाहिए, ठीक है। कौन सा समास है? तो मृत्युंजय पद में आपको पता होगा बहुव्रीहि समास होता है। अब क्यों होता है बहुव्रीहि, किसे कहते हैं? बहुव्रीहि में मतलब एक तो वर्ड जो है 2 शब्दों से पहली बात तो मिलकर बनता है, प्लस उसका अर्थ किसी तीसरे खास व्यक्ति के लिए मतलब इंगित करता है, ठीक है। मतलब वो जो दोनों शब्द मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पर मृत्यु मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त की है जिसने, तो एक खास तौर से किसको कहा गया है? जिसने विजय प्राप्त कर ली है वो शिव जी को कहा गया है, ठीक। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब एक तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, काफ़ी फेमस लोग ही होगा, चाहे मतलब कोई भी हो, है ना। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। सबकी परिभाषाओं सबकी विशेषताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए एक शब्द जैसे विलोम शब्द से क्वेश्चन बनता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, अलंकार से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, समास से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। तो अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अलम का प्रयोग हुआ है, अलम उपसर्ग का। यह पुस्तक किसकी है? अब इसमें रेखांकित शब्द दिया गया है यह, तो यह किस चीज़ का परिचय करा रहा है? तो यह किस चीज़ का परिचय करा रहा है? एक तो विशेषण का सबसे पहली बात, क्योंकि ये पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है,
तो ये क्या बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है ना। पुस्तक की विशेषता बता रहा है, जबकि पुस्तक क्या है, विशेष्य है। और पहली बात तो एक वचन की भी विशेषता, अब ये होता तो बहुवचन होता, तो यहाँ पर एक वचन भी है। और यह पुस्तक की विशेषता, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इस वजह से यहाँ पर ए वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है विश्लेषण शब्द का विलोम। विश्लेषण का क्या होता है, संश्लेषण होता है ना। संश्लेषण मतलब कलेक्ट करना, सिंथेसिस करना। फिर है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो दांतों में जब जीभ लगाने से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें क्या कहा जाता है, दंत कहा जाता है। यहाँ से हर बार 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही हैं आपके वर्णमाला से, है ना, कि उच्चारण स्थान क्या है उनका और कैसे कैसे वो मिलकर बने होते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आ गया है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपीट होने वाले क्वेश्चन में से आता है। ऊष्म व्यंजन तो कौन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन यहाँ पर श और स 3 है। अब ये दंती श होता है ना, सॉरी यहाँ पर ये कौन सा भाई, एक तालव्य श, एक मूर्धन्य श और ये दंती श होता है। तो तीनों का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। फिर है अत्यधिक का विलोम है। अत्यधिक ये तो काफ़ी सिंपल है, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा और अत्यल्प मतलब काफ़ी कम, ये इसका विलोम है। फिर ऋत का विलोम क्या है, तो ऋत का विलोम अनृत है। ठीक है, ऋत का विलोम अनृत होगा। ऋत शब्द मतलब क्या होगा, ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य, सही या सुव्यवस्थित। और अनृत का अर्थ क्या होता है, असत्य, गलत, अव्यवस्थित। फिर है संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द, अब यहाँ पर फिर उपसर्ग के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सम उपसर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में जो है आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं थोड़ा सा मेहनत करके, जिसमें से 25 के आसपास तो आप ला ही सकते हैं। फिर है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इस वाक्य का वाच्य होगा, तो वाच्य आपको पता होने चाहिए, है ना। एक कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य, और एक भाववाच्य होता है, तो भाववाच्य यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तत्सम और तद्भव से कौन सा मेल गलत है। अब मतलब पहला वर्ड तत्सम तद्भव है और दूसरा वर्ड आपका तत्सम। तो जैसे लौंग, ये तत्सम है, इसका लौंग तद्भव है, तत्सम क्या है इसका, लवंग। ठीक है, फिर आंत तद्भव है और अत्र तत्सम। तत्सम मतलब वो वर्ड होते हैं जो संस्कृत भाषा के ही होते हैं, ठीक है, लेकिन जो तद्भव उनसे उत्पन्न हुए वर्ड होते हैं। ठीक है, फिर सी यहाँ पर लुनाई और लवण्यता, ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है। और आयुष और आदेश, आयुषु आदेश, आयुषु का तत्सम क्या होता है, आदेश होता है। नेक्स्ट है लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं इस वर्ष 2018 का। ठीक है, लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, तो गलत पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए संस्कृति के 4 अध्याय काफ़ी इंपॉर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर की, और इनकी एक रचना उर्वशी भी पूछी जाती है। ठीक है, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, और स्कंद गुप्त ये लक्ष्मी नारायण की नहीं है, जबकि किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। अशोक के फूल किसकी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये देखिए नीचे एक्सप्लेन किया गया है, जयशंकर प्रसाद का क्या है, एक नाटक है। तो यहाँ पर फिनिश होता है हिंदी वाला पार्ट। ठीक, तो हिंदी वाला ये पार्ट कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में एक बार लिख कर जरूर बता दें। अब आगे इंग्लिश का है। अब इंग्लिश और संस्कृत देखिए इसको हम तब कराएंगे जब अब इस पर आप कमेंट करेंगे कि कौन सा पार्ट पहले कराया जाए, हिंदी या संस्कृत। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।